हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है 7th, जिसका नाम है नगर प्रशासन। प्रशासन से हमारा तात्पर्य एक ऐसे शासन से है जो कि हमारी सरकार के द्वारा बनी हुई नीतियों को लागू करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। नगर से तात्पर्य हमारा किसी भी सिटी से, किसी भी शहर से है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हमें यह देखना है कि इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि गांव और शहर के बीच में कंपैरिजन बताया गया है। गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़े होते हैं। शहरों की गलियां चौड़ी होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, बाजारों में भीड़ भाड़ होती है, ज़्यादा वाहन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं। इसलिए गांव के लोगों को शहर के लिए पलायन करना ही पड़ता है। क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे इनकी प्लानिंग की जाती है? कैसे इनको लागू किया जाता है? यह सब काम कौन करता है? चलिए हम इस लेसन में पढ़ेंगे इन सब बातों को। इस पैराग्राफ में यह बात है कि माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और रेहाना से गलती में गली की ट्यूबलाइट टूट जाती हैं। तो रेहाना यह सोचती हैं कि गली की ट्यूबलाइट टूटने से उसके पैसे वो किसको दे। तो वह माला की माता के पास जाती है। तो माला की माँ सब बातों को सुनकर यह कहती है कि मुझे बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकती हो। यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसका नाम होता है नगर निगम। नगर निगम वहां पर होता है जहां पर 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या होती है और 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या होती है। नगर निगम का काम क्या है? यह सड़कें बनवाना, सड़कों पर ट्यूबलाइट की व्यवस्था करवाना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा देना, बाजारों की सफाई करवाना, सड़कों की सफाई करवाना, यह सब काम होता है। और नगर निगम लोगों को समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाता है, जैसे कि मलेरिया के बारे में, रोगों के बारे में लोगों को सचेत करता है कि बीमारियां ज़्यादा ना फैलें, उसके लिए भी उनको जागरूक करता है। यह शहर स्थापित करवाता है, उन्हें चलाता है, दवाखाने हॉस्पिटल्स बनवाता है, बगीचों को रख रखाव करवाता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर निगम को नगर पालिका कहते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन करती हैं और निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, नाले की सफाई करवाना। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी करने की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से मिलते हैं। अगर बिजली के लिए तार लटक रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जिससे करंट फैल सकता है, तो वो भी पार्षद संभालता है उस काम को। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं,
और उन्हें लागू करने का काम आयुक्त करता है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। यह राशि वह टैक्सेस के थ्रू भी लेता है। जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, उनसे उसको पैसा मिलता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, हाउस टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस। साथ ही पानी का बिल एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा टैक्स होता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसे संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। इन 2 पैराग्राफ में हमने देखा कि नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, मतलब टैक्सेस के थ्रू आता है हर तरीके से। शिक्षा पर भी टैक्स लगाया जाता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। नगर निगम के सफाई विभाग में भी थी, उसी के लेखा जोखा में हिसाब किताब का काम करती थी। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में सुना। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। खाला के रिटायर्ड होने के बाद भी क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी संपत्तियां करती हैं। खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और दूसरे को प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस समय बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। पहला है चंडीगढ़ का स्थान, दूसरा है सूरत का सफाई अभियान के मामले में। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।